हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताए थे। पहला क्लास अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो तो आप लोगों को यह भी याद होगा कि हम आपको बताए थे कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में कैसे आए, व्यापार करने के लिए आए थे। फिर भारत को गुलाम कैसे बनाए, तो भाई व्यापार करते 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 धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिए। और भारत को गुलाम बनाने का 4 कारण आपको बताए थे, ठीक है ना। यानी कि भारत को गुलाम तो बताए ये बनाए ही, लेकिन जब यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए ना, तो यहाँ के लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और जब यहाँ के लोगों को यह समझ में आ गया कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी। लोग ये सोचने लगे कि लगता है कि भाई एकदम अंग्रेज लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आया? यानी कि लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और ऐसे 4 कारण, ध्यान रखिएगा, ऐसे 4 कारण जिससे कि यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, जिसमें से एक कारण हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे। हम आपको 4 कारण पिछली क्लास में बताए थे। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताए थे ना, याद करिए आप लोग। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण, भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण बताए थे, जिसमें सबसे पहला कारण जो है, सबसे पहला कारण वो था राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, सबसे पहला कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण, जिसमें कि कल हम आप लोगों को राजनीतिक कारण में बहुत सारी चीजें बताए थे, जैसे बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो गया जो कि 1878 में आया, फिर आर्म्स एक्ट आ गया 1879 में, इस प्रकार से करके फिर इल्वर्ट विल आ गया, फिर बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे चीजों के बारे में बताए थे जिससे कि लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। बहुत सारे कारण बताए थे, ठीक है ना। पहला तो हम आपको राजनीतिक कारण बता दिए थे। दूसरा प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए, दूसरा, ठीक है ना, तो दूसरा होता है धार्मिक कारण। दूसरा है, नहीं, धार्मिक कारण से पहले आर्थिक कारण। ध्यान दीजिएगा, पहला तो राजनीतिक कारण हो गया, दूसरा हो गया आर्थिक कारण। दूसरा क्या हो गया बाबू? आर्थिक कारण। ठीक है ना। पहला हो गया राजनीतिक कारण, और पहला हो गया राजनीतिक कारण, और दूसरा क्या हो गया बाबू? दूसरा हो गया आर्थिक कारण। इसके बाद हम आपको बताए थे, इसके बाद बताए थे थर्ड नंबर पे हम आपको बताए थे सामाजिक कारण। क्या बताए थे? सामाजिक कारण। क्या बताए थे? सामाजिक कारण। और फिर चौथा पर हम आपको बताए थे बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, ठीक है ना। ये 4 कारण प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना, कि राष्ट्रवाद के 4 कारण है। भारत में राष्ट्रवाद के कितने कारण हैं? 4 कारण है। पिछली क्लास में ही हम आप लोगों को बता दिए थे, जिसमें कि प्यारे बच्चों राजनीतिक कारण हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए थे। हमें जहां तक याद है, हम राजनीतिक कारण एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करा दिए थे, बता दिए थे, ठीक है। सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? हाँ बाबू, राजनीतिक कारण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, हम राजनीतिक कारण आप लोगों को बता दिए थे। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर था बाबू? तो आज ना हम आप लोगों को आर्थिक कारण दूसरा नंबर बताते हैं। आज हम आप लोगों को दूसरा नंबर यानी आर्थिक कारण सबसे पहले समझाएंगे। आर्थिक कारण क्या है, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोगों को पता है कि जब मशीनरी युग का विकास हुआ था, मशीनरी युग का विकास ना सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। मशीनरी युग का विकास सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि मशीन का आविष्कार, मशीन का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि मशीन सबसे पहले इंग्लैंड में ही बना था।
पहले तो हाथ से काम होता था, घरेलू उद्योग था, कुटीर उद्योग था, लेकिन उन सब उद्योगों को बंद करके मशीन का जो आविष्कार हुआ वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। और ये जो मशीन का आविष्कार हुआ ना, इसको औद्योगिक औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ, तो आपको बताना है इंग्लैंड में हुआ। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति का आविष्कार यानी मशीनरी युग का विकास सबसे पहले कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। तो जब मशीन आया ना, तो छोटे छोटे जो कृषि आधारित उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उस उद्योग को काफी धक्का लगा, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर अब धीरे धीरे बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि अब मजदूरों की जगह मशीन काम करने लग गया था। ठीक है, मजदूरों की जगह अब मशीन काम करने लग गया था, इसलिए मजदूर लोग एकदम बेचारा नाराज थे। दूसरी बात, अंग्रेजों को यह अधिकार था लगान वसूलने वाला, और ये सबसे कह सकते हैं लोगों के लिए एक श्राप से कम नहीं था। अंग्रेजों को जो लगान वसूलने का अधिकार मिला हुआ था, यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख था, भारतीय लोगों के लिए। क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करते थे ना कि मनमाने ढंग से लगान वसूलते थे। जो नील का खेती करने वाले किसान हैं, जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं, जो गन्ना की खेती करने वाले किसान हैं, इनसे तो भाई मनमाने तरीके से नील की खेती करते थे। मनमाने तरीके से क्या करते थे, जो टैक्स है वो लेते थे। ठीक है ना, और इनका जो सामान है, कच्चा माल, जैसे बहुत सारे किसान गन्ना उपजा रहा है, तो उनका गन्ना जो है ना वो अपने ढंग से मनमाने तरीके से जितना मन करेगा उतना दाम पर, औने पौने दाम पे खरीद लेते थे। यानी कि किसान बेचारा खूब मेहनत करते थे और उनकी जो फसल है उसका कोई कीमत अंग्रेज नहीं देते थे। मनमाने ढंग से जितना मन करता था उतना में ही खरीद लेते थे। कपास और नील वाले किसान थोड़ा ज्यादा ही पीड़ित थे, क्योंकि कपास और नील दो ऐसा फसल है जिसमें कि किसान बहुत मेहनत करते थे। पहला बात तो कि कपास सूती वस्त्र उत्पादन के लिए तैयार किया जाता था। कपास जो है वह सूती वस्त्र उत्पादन के लिए होता था। और नील का खेती, भाई नील एक ऐसा फसल कि जिस खेत में लग जाए उस खेत की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता था। लेकिन फिर भी अंग्रेज कहता था कि नहीं, तुम नील का खेती करना है तो करना है, तुम्हें नील का खेती करना पड़ेगा, तुम नील का खेती करो। जबरदस्ती नील का खेती करवाता था। तो कपास और नील उपजाने वाले किसान बहुत प्रभावित थे। दूसरी तरफ जो अंग्रेज लोग थे, बस उसका एक कोई आदमी आया और आकर के सीधे बोल दिया कि इस खेत में इतना फसल होगा, इसमें से इतना फसल अब हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ के लोग थे, जो भारत के लोग थे, जो भारत के किसान थे, वो बेचारा उगाही से बहुत प्रभावित थे। ठीक है ना, जो उनसे मनमाना तरीके से टैक्स लिया जा रहा था, मनमाना तरीके से नकदी फसलों पर जो उगाही किया जा रहा था, इससे वो बहुत प्रभावित थे। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो उनका फैक्ट्री है वहां पर कपास का, गन्ना का कच्चा माल के रूप में उपयोग करते थे और फिर पक्का माल ला करके नहीं सब लोगों को बेचते थे। दूसरी बात, पहला बात तो ये हो गया कि भाई बहुत मनमाने तरीके से टैक्स वसूलते थे। दूसरा बात ये है, नील एक फसल है जो कपड़ा में देने वाला नील होता है, आप लोग नहीं जानते हैं। जो कपड़ा में देने वाला नील होता है, व्हाइट कपड़ा अगर पहनते होंगे, सफेद कपड़ा पहनते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना कि नील पड़ता है। वही नील का पहले खेती होता है। ठीक है ना, नील का खेती होता है। गांधी जी उसी नील के आंदोलन से इतने फेमस हो गए, महात्मा बन गए। भाई आप लोग नील नहीं जानते हैं। आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नील क्या होता है। ठीक है ना, कल विश्वकर्मा पूजा है सर। हाँ, क्लास तो कल बंद ही रहेगा, क्योंकि कल पूरा ऑफिस का भाई पूजा पाठ थोड़ा होना है, तो कल तो विश्वकर्मा पूजा को तो बंद ही रहेगा ना। ठीक है, हाँ, जो कपड़ा में नील डलाता है ना बाबू, वही वाला नील। यहाँ पर नील कोई दूसरा नहीं है। ब्लू कलर करने के लिए देखते होंगे, सफेद से हल्का ब्लू करने के लिए कपड़ा में नील डलाता है, उसी नील का बात यहां पर भी हो रहा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, पहला चीज तो हो गया कि भाई जबरदस्ती अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से उगाही करता था। जो नील का खेती करते थे, जो कपास का खेती करते थे, जो गन्ना का खेती करते थे, उनसे जबरदस्ती लगान वसूलता था। और दूसरा बात यह कि अंग्रेज लोग भारत में बना हुआ जो कपड़ा था, ठीक है ना, भारत में बना हुआ जो कपड़ा था उसको विदेशों में जाने ही नहीं देता था। उस पर बहुत तरह का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। अब भारतीय लोग क्या करते थे कि कपड़ा बना करके उसको विदेश भेजते थे, और विदेश में जब वो बिकता था तो भारतीय लोगों को अच्छा आमदनी होता था। भारतीय लोग उस कपड़ा को विदेश में बेच करके अच्छा आमदनी कमा रहे थे। ठीक है ना। तो अंग्रेज लोग क्या किया कि भारत में बना हुआ कपड़ा जो विदेशों में जाकर के बिकता था उस पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेजों ने भारत में बने हुए कपड़ों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए, निर्यात पर। ठीक है ना, यानी कि भारत का कोई भी कपड़ा अगर विदेश में जाकर के बिकेगा तो उस पर अनेकों तरह का प्रतिबंध लग गया, अनेकों तरह का प्रतिबंध लग गया। जबकि इंग्लैंड में मशीन से बना हुआ जो कपड़ा था
वो भारत में आता था, आराम से बिकता था, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि भारत में जो बना हुआ कपड़ा है उसको विदेशों में ना मतलब भारतीय लोग बेच सके, इसलिए उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। जबकि जो विदेशों में यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कपड़ा था वो भारत में खुलेआम बिक रहा था, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि अंग्रेज लोग ये चाहता था कि भारतीय लोगों का जो सामान है वो ज्यादा न बिके, हमारा सामान जो है वो खूब बिके, इसलिए भारतीय सामान के ऊपर ढेर सारा प्रतिबंध लग गया और ऐसे प्रतिबंध अपने सामान पर नहीं लगाया था। यही है प्यारे बच्चों आर्थिक कारण, ठीक है ना, इसी को आर्थिक कारण कहते हैं। तो बाबू आर्थिक कारण में हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है ना। आर्थिक कारण में अगर लिखना हो कि बताइए आर्थिक कारण क्या है, ठीक है ना, अगर लिखना हो कि भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यानी कि जो अंग्रेजों की नीति थी वह यही थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भू राजस्व लो, ठीक है ना। अंग्रेजों का नीति ही यही था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या लो, भू राजस्व लो, ठीक है ना, यानी कि लगान वसूलो। मतलब लोगों से लगान वसूलने का काम अंग्रेजों का बहुत ज्यादा था, आपको तो हम बताए ही थे, ठीक है ना, कि लगान वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। अब कोई किसान बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, उस पर 60% लगान लगा दिया कि जितना भी तुम उपजाओगे उसका 60% हमारा हो जाएगा, सिर्फ 40% तुम रखोगे, ठीक है ना। यानी कि इतना ज्यादा लगान सबके ऊपर लगा दिया था कि बेचारे किसान रोते थे, बिलखते थे, दिन रात मेहनत करते थे, उनको बचता था, मतलब कुछ बचता ही नहीं था। खेती हो चाहे ना हो उनसे लगान लिया जाता था। खेती पर फिक्स कर दिया गया कि भाई तुम्हारे पास इतना खेत है, तुम प्रत्येक साल हमें इतना लगान दोगे। अब खेती होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने, खेती होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने, तुम्हें लगान देना ही पड़ेगा। तुम तो लगान हर हाल में दोगे, तुमसे हम लगान लेकर के रहेंगे जबरदस्ती, ठीक है ना। तो उनका घटिया उद्देश्य था लगान लेना। जब भी किसान जमींदार या महाजन द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे तब सरकार नगदी फसलों की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। यानी कि जो किसान इसका विरोध करते थे, जो यहाँ पर लगान लिया जाता था, इसका विरोध अगर कोई किसान करता था तो उस किसान पर जिसने विरोध किया जबरदस्ती और मनमानी तरीके से उसका अनाज खरीद लेते थे। कम पैसा में, ज्यादा पैसा में तो देते ही नहीं थे, बहुत कम पैसा में जो विरोध करेगा उसका अनाज पूरा एकदम अपने आप अपना कब्जा में कर लिए, कम पैसा में जितना मन किया उतना पैसा दे दिए, ठीक है ना। तो इसलिए अंग्रेज लोगों के खिलाफ कोई जल्दी बोलता नहीं था, ठीक है ना। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। जो कपास उपजाने वाले किसान थे, जो नील उपजाने वाले किसान थे, वो थोड़ा ज्यादा ही प्रभावित थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेज लोग क्या किया कि जो भारत में बना हुआ कपड़ा था उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए ताकि वो बाजार में न बिके, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर, निर्यात तो आप लोग को समझ में आता है ना कि भारत से जो सामान विदेश में जाकर के बिकता है उसको बोलते हैं निर्यात, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। क्लियर, यानी कि अंग्रेज लोग भारत में बने हुए कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि इंग्लैंड के मिल में जो कपड़ा बना है वो भारत में आकर के बिकता था, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अब आप ही लोग बताइए कि भाई एक तो जो किसान है उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है, लगान वसूला जा रहा है, ऊपर से मनमानी तरीके से उनका फसल लोग खरीद ले रहे हैं, जितना मन कर रहा है औने पौने दाम में खरीद ले रहे हैं। उसके बाद अंग्रेज लोग भारत में जो बना हुआ कपड़ा है उसको विदेशों में बिकने नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई हम विदेश में अगर बेचोगे बड़ी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया है, और अपने कपड़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से लोगों के मन में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बाबू। इन सब कारणों की वजह से लोगों के मन में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग हमें बस इतना बता दीजिए। बहुत गुस्सा आएगा, लोगों के मन में प्यारे बच्चों बहुत गुस्सा आया, ठीक है ना। और ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण क्या हुआ, लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहां तक? आर्थिक कारण सारे बच्चों को समझ में आया? आर्थिक कारण में सिर्फ 2 चीज याद रखिएगा। पहला चीज जबरदस्ती लगान वसूलना, जबरदस्ती फसल पर उगाही करना, और भारत में बने हुए जो कपड़े हैं उसको विदेशों में नहीं बिकने देना, उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देना। यही 2-3 मुख्य कारण है आर्थिक कारण के। बताओ बाबू, समझ में आ गया? ठीक है, ये उत्तर नहीं है भाई, ये तो हम आपको अभी टॉपिक समझा रहे हैं। आप लोग टॉपिक को उत्तर समझ लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन है, ये टॉपिक न है। अब टॉपिक को आप लोग आंसर मत समझ लीजिए, ठीक है ना। सर अंग्रेज लोग कहाँ का था? इंग्लैंड का था, बताए तो। अंग्रेज लोग ना इंग्लैंड से आया था। अभी आपको कल नहीं बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में, और लंदन कहाँ, इंग्लैंड में। कल बताए तो थे भाई आप लोगों को। अच्छा एक चीज आप लोग बताओ, आज दोपहर में जो क्लास है 1 बजे से, उसमें हम ज्योग्राफी ही पढ़ाएं या फिर इकोनॉमिक्स शुरू कर दें? जल्दी से बताइए। पॉइंट बना करके चाहे चाहे ना तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट बना दीजिएगा, 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। 3-4 पॉइंट लिखिएगा, 3-4 लाइन में पूरा आ जाएगा। पॉइंट बना देंगे हम लोग, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स? ज्योग्राफी में एक चैप्टर और बचा है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर कहेंगे तो इकोनॉमिक्स करवा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक्स ही करवाते हैं क्या? ज्योग्राफी पहले खत्म कर दें। ज्योग्राफी खत्म कर दीजिए सर पूरे तरीके से, ठीक है। ज्योग्राफी ही खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब यहां तक समझ में आ गया आर्थिक कारण। अब इसके बाद जो थर्ड कारण है वो है सामाजिक कारण, ठीक है ना। जो तीसरा कारण है वो है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या है जरा समझिएगा। सामाजिक कारण को ना एकदम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। हम तीसरा कारण पर बात कर रहे हैं, सामाजिक कारण, ठीक है। तीसरा है सामाजिक कारण। अब ये सामाजिक कारण है क्या? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर बात करें सामाजिक कारण का, इसका सामाजिक कारण का, तो सामाजिक कारण में क्या था कि अंग्रेज लोग ना अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज लोगों को लगता था कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, और भारतीयों को बड़ा गंदा दृष्टि से देखते थे, बड़ा हे दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना। अंग्रेज लोग भारतीयों को बड़ा हे दृष्टि से, बड़ा निचला दृष्टि से देखते थे, और अपने आप को एकदम श्रेष्ठ मानते थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। विदेशों में भी अंग्रेजों ने बहुत तरह का अत्याचार किया भारतीयों के ऊपर। विदेशों में भी अंग्रेज लोगों को नहीं छोड़ रहा, ये अंग्रेज लोग जो था वो भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका का तो बात मत कहिए, काले गोरे के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में भेद कर दिया जाता था, क्योंकि भारतीय लोग थोड़ा सामले होते थे, ठीक है ना, और अंग्रेज लोग एकदम गोर होते थे। तो भारतीय लोग जब सामले होते थे ना, इनको ब्लैक इंडियन कह के बुलाया जाता था। भारतीय लोगों को ब्लैक इंडियन कहता था अंग्रेज लोग, समझिए। अगर अंग्रेज लोग रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन में अगर बैठा है, तो कोई दूसरा भारतीय उस ट्रेन में नहीं बैठ सकता था। मतलब जिस ट्रेन से अंग्रेज लोग यात्रा कर रहा है, उस ट्रेन में भारतीय लोगों को यात्रा करना मना था। अगर रेलगाड़ी में कोई गलती से भारतीय घुस गया तो उसको ट्रेन पर से फेंक दिया जाता था। आम आदमी का तो छोड़िए, महात्मा गांधी भी जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन पर बैठ गए तो महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। आम आदमी का तो बातें छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी को भी ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और सिर्फ ट्रेने पर नहीं, कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, कई जगह पर जहां पे अंग्रेज जाते थे ना, वहां पर भारतीय लोगों को जाना मना था, ठीक है। भारतीय लोगों को जाना मना था। सोच लीजिए, अगर गलती से चले गए तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। मतलब अंग्रेज लोग ना भारतीय लोगों को बड़ा निचला दृष्टि से देखते थे, ये दृष्टि से देखते थे। सोचिए, यहीं आकर के भारत के लोगों को गुलाम बनाया, यहीं से अपना पूरा व्यापार चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, और यहीं के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग भारतीयों को बड़ा गंदा नजर से देखने लगे, हे दृष्टि से देखने लगे, निचला दृष्टि से देखने लगे, इनके साथ जब भेदभाव होने लग गया, ट्रेन पर नहीं बैठने दिया जाता था, होटल में नहीं जाने दिया जाता था, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाता था, कई जगहों पर जब भारतीय लोगों का प्रतिबंध लगा, तो इससे भारतीय लोगों में घृणा की भावना जगी अंग्रेजों के खिलाफ। भारतीय लोग ना अंग्रेज से भी घृणा करने लगे। जैसे अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से घृणा करते थे, तो भारतीय लोग भी अब अंग्रेजों से घृणा करने लगे। भारतीय लोगों को भी लगा कि जब तू हमको देख करके घृणाता है तो हम भी तुमको देख करके घिनाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, ये तो हो गया भाई भेदभाव वाला बात, ठीक है ना। भारतीय लोगों के साथ भेदभाव रंग के आधार पर, ध्यान रखिएगा। सामाजिक कारण में हम ये लिख सकते हैं, सामाजिक कारण में हम ये लिख सकते हैं कि भारतीय लोगों के साथ रंग और नस्ल के आधार पर, रंग और नस्ल के आधार पर काफी भेदभाव किया जाता था। काफी भेदभाव किया जाता था। भारतीय लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। भारतीय लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे।
सॉरी, अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे भारतीय लोगों के साथ। इतना ही नहीं, सरकार यानी कि अंग्रेज लोग क्या करता था कि जो ऊंचा ऊंचा पोस्ट है, नौकरी वाला जो ऊंचा ऊंचा पोस्ट होता था, वो उस पर सरकार द्वारा जो ऊंचा ऊंचा सरकारी पोस्ट है, जो सरकारी जो पद है, उस पर भारतीय लोगों को ना नहीं रखा जाता था। हर संभव प्रयास किया जाता था कि भारतीय लोग ऊंचे पोस्ट पर ना आए, अंग्रेज लोग ही बड़े बड़े अगर पद पर बैठे तो ज्यादा बढ़िया है। और इसके लिए जैसे आज यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, कि जो सर्वोच्च अधिकारी है वो यूपीएससी का एग्जाम देकर के आते हैं, आईएएस आईपीएस, उसी प्रकार से पहले भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था। और सिविल सर्विसेज का एग्जाम जब होता था तो भारतीय लोग भी उसमें भाग लेते थे, और कोशिश किया जाता था ना कि भारतीय लोगों को उससे दूर रखे, सिविल सर्विसेज में भारतीय लोग शामिल ना हो। हालांकि ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि भारतीय लोग शामिल ना हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा जुगाड़ कर देते थे कि भारतीय लोग उससे वंचित रह जाते थे। अब सोचिए ना, अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था तो परीक्षा लेते थे इंग्लैंड में। अब कौन भारतीय इंग्लैंड में परीक्षा देने जाएगा? भारत का एक परीक्षा, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो भारत में होना चाहिए वो भारत में ना होकर के वो एग्जाम कहां होता था? इंग्लैंड में होता था। सोचिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो कि भारत में होना चाहिए, भारत में ना होकर के कहां होता था? इंग्लैंड में होता था। अब बहुत सारे लोग इंग्लैंड पहुंच ही नहीं पाते थे, बहुत सारे लोग इंग्लैंड पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब लोगों के लिए इंग्लैंड ये मतलब वहां जाना बहुत कठिन था। अगर कोई गलती से चल भी गए तो उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था सिलेक्शन में भी, ठीक है ना, नौकरी में भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। अंग्रेज लोग चाहते थे कि इक्को को भारतीय को शामिल नहीं करने देंगे। एक व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि लाख रुकावटों के बाद भी इस परीक्षा में सफल हुए, ठीक है ना। लेकिन सफल होने के बाद भी इनको हटाने के लिए अंग्रेज लोग बहुत प्रयास किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया ताकि वो अपने आप इस पद से इस्तीफा देते। सोच लीजिए, एक भारतीय सिर्फ जो कि अपनी मेहनत के दम पर इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सिलेक्शन हो गया था उसका, अंग्रेज लोग नहीं चाहता था कि एको को भारतीय सिविल सर्विसेज एग्जाम में रहे, उच्च अधिकारी के पोस्ट पर रहे, ठीक है ना। इसलिए उनके साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया कि बेचारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मजबूर कर दिया था हटने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, ठीक है ना। यानी कि आप खुद सोच करके देखिए कि किसी के ऊपर अगर इतना ज्यादा अत्याचार होगा, किसी के ऊपर अगर इतना ज्यादा अत्याचार होगा तो वे लोग तो बेचारा गुस्सा भी नहीं करेगा। तो ये सब कारण है जिस कारण की वजह से, ठीक है ना, सरकार द्वारा, अच्छा पहला कारण तो ये बता दिया भेदभाव, और दूसरा कारण, ये दूसरा कारण याद रखिएगा कि सरकार द्वारा जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट थे, सरकार द्वारा जो ऊंचे ऊंचे सरकारी पद थे, सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पद, ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से, सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीय लोगों को वंचित रखना, ठीक है ना, भारतीय लोगों को वंचित रखना, भारतीय लोगों को वंचित रखना। सोच लीजिए बाबू, तो ये हो गया हमारा सामाजिक कारण। पहला तो कि समाज में भेदभाव हो रहा है, जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। और दूसरा, सरकारी पोस्ट पर भर्ती भी नहीं होने देते थे। भारतीय लोग अगर मेहनत करके सोचता था कि पोस्ट पर भर्ती हो जाए तो भर्ती भी नहीं होने देता था। तो ये कारण रहा प्यारे बच्चों, जिस कारण की वजह से भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। लोग कहने लगे कि भाई अब ऐसे नहीं होगा, अब लड़ना होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से राष्ट्रवाद की भावना जगी। क्लियर हुआ यहां तक? इतना सारा अत्याचार अंग्रेज लोग करते थे, ठीक है ना। तो ये हम आप लोगों को सामाजिक कारण बता दिए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों एक कारण आता है धार्मिक कारण, ठीक है ना। धार्मिक कारण क्या है? किसी भी देश में ना धार्मिक कारण एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। धार्मिक कारण जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब प्यारे बच्चों हम धार्मिक कारण के बारे में अगर बात करें तो धार्मिक कारण में बहुत सारा कारण है। जैसे हम आपको अभी हम ढेर सारा कारण के बारे में दिखाते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम धार्मिक कारण की बात करें, ठीक है, तो कह रहा है कि विश्व में कोई भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे कोई भी देश रहे, कहीं पर भी अगर आंदोलन हुआ है तो धर्म सुधार आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसी भी देश में आंदोलन हुआ है तो वहां धर्म सुधार आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो कि धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में क्या किया, अनुवाद किया। ठीक है ना, और धार्मिक कारण में हम यही कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर भी अंग्रेज चाहता था कि हम फूट डालें, धर्म के नाम पर भी हम फूट डालें, लोगों के अंदर इस प्रकार का घिनौना मतलब कि द्वेष डाल दे, लोगों के मन में नफरत का भाव पैदा कर दे, ताकि लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से नफरत करना शुरू कर दें। जैसे हिंदुओं को मतलब ऐसा कुछ करता था ना कि हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत हो जाए, मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत हो जाए, ताकि लोग अपने में ही लड़ते रहें और हम शासन करते रहें। ठीक है ना, तो धार्मिक कारण भी प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर के हम आप लोगों को चारों कारण बता दिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक है ना, ये चार कारण प्यारे बच्चे था और चारों कारण हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए। अब यहां पर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? यहां पे ना लास्ट में हम बौद्धिक कारण लिख दिए थे, यहां पे धार्मिक कारण कर दीजिए। चारों कारण समझ में आ गए बाबू? राजनीतिक कारण समझा दिए जो कि सबसे बड़ा था, कल तुम आपको पूरा राजनीतिक कारण ही समझाए थे। आर्थिक कारण समझा दिए, अभी आपको बता दिए कि किस तरीके से जबरदस्ती किसी से लगान वसूलना, किसी भी किसान से जबरदस्ती लगान वसूला जाता था, ये सब बता दिए। तीसरा सामाजिक कारण हम आप लोगों को बता दिए और चौथा धार्मिक कारण हम आप लोग को बता दिए। तो कुल मिलाकर के ये चार कारण आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बोलो बाबू, अगर ये चार कारण आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए तो फिर हमें लगेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? बताओ बाबू। देखिए अभी जो हम आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताए यहाँ पे, ठीक है ना, अभी जो हम आपको धार्मिक कारण बताए कि इसमें बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा धर्म के सुधार में, तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रवाद के उदय में, क्वेश्चन आता है बाबू कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका है। आंसर लिखेंगे कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो कि सामाजिक और धार्मिक जो समाज में कुरीति था, यानी कि जो समाज में गलत धारणा फैला हुआ था, उसके खिलाफ क्या किए, आंदोलन शुरू किए। और आपको पता ही है कि समाज में भेदभाव, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते हैं, संस्कृत में भी पढ़े हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जाति पाति था, छुआछूत का भेदभाव था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, इन सबको ना खत्म करने का काम किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में जो बुराई फैला हुआ था उसको खत्म किए। तो वही लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। एक कह रहा है कि सर अंग्रेज का बेटा पोता बचा हुआ नहीं है, उसको जाकर मारेंगे। अरे अंग्रेज का बेटा पोता सब तो इंग्लैंड वाला ना था, सब तो इंग्लैंड वाला ही था। अब वो लोग चला गया, ठीक है ना, देश आजाद हो गया। अब उन लोग को मारने पिटने से क्या होगा, तो हमारा देश ऐसे भी आजाद है। ठीक है, तो बाबू बताओ यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है ना, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण, तो अगर आप पॉइंट वाइज बताना चाहें तो पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि राष्ट्रवाद का कारण था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ मन में एक गहरा असंतोष था, लोग अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, ये भी कारण है। आर्थिक कारण हम आपको बता दिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, लोग अंग्रेजी शिक्षा ही देना चाह रहे थे, मतलब अंग्रेज लोग चाहता था ना कि भारतीय शिक्षा छोड़ करके अंग्रेजी शिक्षा हम दे। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, पढ़े लिखे लोगों का उदय हुआ, साहित्य एवं समाचार पत्र का उदय हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, इसके कारण भी लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भावना जगा। सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रभाव हुआ, ठीक है ना, भेदभाव की नीति और सरकार की प्रतिगामी नीति, जो सरकार जो उच्च पदों पर भारतीय लोगों को वंचित रखती थी। तो कुल मिलाकर के अगर बोला जाए तो ये 8 कारण ध्यान रखिएगा। ऐसे तो हम आपको 4 कारण बताए, उसमें सब आ जाता है, 4 कारण में सब आ गया, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद के 4 कारण अगर कहेंगे तो सब आ जाएगा, लेकिन ऐसे अगर डिटेल में जाए तो फिर ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो बाबू, तो यहां तक सारे बच्चों को कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में, आज थोड़ा सा पहले हम आपको छोड़ रहे हैं, अब अगली क्लास में हम आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है।
1914 ईस्वी में चूंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और 1914 ईस्वी का जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम आप लोगों को बताएंगे आगे, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम आप लोगों को ना आगे बताएंगे। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम आप लोगों को आगे अभी बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो 4 कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, ये चारों कारण प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब अगली क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम बताना शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगली क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्लियर? कलेज को गोली मार देंगे, बाप रे बाप। अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा मन में ना गुस्सा आता है, लगता है ना कि अंग्रेजों को पकड़ा जाए तो उसको पेड़ में बांध करके इतना लाठी मारे उन लोग को हड्डी गुड्डी एक कर दे। लेकिन क्या करिएगा, अब अंग्रेज लोग यहाँ से अलविदा कह के चला गया है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं, अब रहने देते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।